सेकेंडरी एजुकेशन फिजिक्स 2025 में जो क्वेश्चन आया है इसमें हम लोग ग्रुप ए को अभी सॉल्व करेंगे। इससे पहले एमसीक्यूज़ वगैरह हमने शॉर्ट्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। तो इसमें जो है पहला सवाल जो है पूछा है ग्रुप ए में, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज एट रेस्ट प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रेस्ट पर है, तो चार्ज जब रेस्ट पर है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हम जानते हैं लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जो टोटल लॉरेंज फोर्स लगता है चार्ज पर वो है क्यू भी क्रॉस बी। बी है वेलोसिटी है चार्ज का और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी दिया गया है लेकिन वेलोसिटी जीरो है, तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा जीरो, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज भी रेस्ट पर है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट जो उत्तर है इस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर विच वन हैज़ अ ग्रेटर रेसिस्टेंस हायर रेसिस्टेंस। एमीटर और वोल्ट मीटर में किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक का और में। तो हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम जानते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर काम कैसे करता है। तो हमारे एक सिंपल सर्किट बनाते हैं, एक बैटरी प्लस माइनस, यहाँ से हम लोग एक रेसिस्टेंस है और सर्किट में हमें करंट मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सीरीज़ में एमीटर जुड़ता है, ये तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं हमने, सीरीज़ में एमीटर जुड़ता है। तो एमीटर में होता क्या है, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। एमीटर सीरीज़ में जुड़ता है सर्किट में, लेकिन इनका अपना रेजिस्टेंस एमीटर का लो होता है। अब होता है ऐसे कि अगर एमीटर सर्किट को बनाए तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसके साथ शंट रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होता है। शंट रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस होता है, और ये शंट और गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में जुड़ा है। तो इन दोनों का रेसिस्टेंस कितना होगा, हम लोग जानते हैं कोई भी दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हो तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में आता है वो उनसे भी छोटा होता है। मान लीजिए कि शंट है 0.1 ओम और गैल्वेनोमीटर है 10 ओम का, तो इन दोनों का जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 0.1 ओम से भी कम आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है और सीरीज़ में जुड़ा रहता है, क्योंकि हम लोग जो करंट जा रहा है उसको प्रभावित नहीं करना। तो मेजर पार्ट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो हो जाता है, और एमीटर सीरीज़ में जुड़ा हुआ सर्किट में भी है। और वोल्ट मीटर में क्या होता है कि वोल्ट मीटर को जैसे नॉर्मल जो सर्किट है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सर्किट है रेसिस्टेंस है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज मापना है, तो हम यहाँ वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस वेरी हाई होता है, क्यों, अगर इसका रेसिस्टेंस लो होता तो जो मेजर करंट है वो इसके थ्रू पास हो जाता, यहाँ से लो करंट पास होता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर में जैसे रेसिस्टेंस है, यहाँ भी गैल्वेनोमीटर होता है लेकिन एक वेरी हाई रेसिस्टेंस को जो है गैल्वेनोमीटर सीरीज़ में जुड़ा रहता है। तो यहाँ का रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे मेजर पार्ट ऑफ करंट इसे नहीं जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं पैरेलल में इन दोनों पॉइंट का सेम होगा, इसलिए वोल्टेज को ये मेजर कर लेता है वोल्ट मीटर। इसे बोल रहा है बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर विच वन हैज़ अ ग्रेटर रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर हैज़ ग्रेटर रेसिस्टेंस। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रिंसिपल इज ओबेड बाई लेंस लॉ। लेंस लॉ में क्या चीज़ का प्रिंसिपल ओबे होता है, विच प्रिंसिपल ओबेड बाई लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या है, मान लीजिए क्लोज सर्किट है, इसके सामने एक मैग्नेट को ला रहे हैं, नॉर्थ साउथ पोल है, और मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, करंट इंड्यूस हो रही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से वो उत्पन्न हुआ है। तो नॉर्थ पोल जो सामने आ रहा है तो उसको रोकना है, तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, तो करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, तो मैग्नेट को इसके नॉर्थ पोल रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स का अगेंस्ट में काम करना होगा, जितना काम करना होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कौन सा प्रिंसिपल लगा, प्रिंसिपल यहाँ पर लगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर देख लेते हैं, इन विच केस द रिफ्रैक्शन in case of refraction, write down the relation between critical angle and refractive index of the denser medium। तो बोल रहा है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर दो तो मीडियम चेंज हो रहा है, मान लिया यहाँ डेंसर मीडियम है या रेयरर मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये नॉर्मल है, लाइट जो ऐसे आ रही है इंसिडेंट एंगल आई, मीडियम चेंज हो रहा है, ये रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब से मतलब नॉर्मल से जो है वो दूर जाएगा, वो ऐसे जा रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट एंगल बढ़ते बढ़ते
एक समय ऐसा आएगा इंसिडेंट एंगल और बढ़ गया, तो एक समय ऐसा आएगा रिफ्रैक्शन एंगल और बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आई का मान, ऐसा आई के मान के लिए इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू आई सी क्रिटिकल एंगल, जब रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और दोनों मीडियम के तल से होकर लाइट गुजरेंगी। तो यहाँ पर मीडियम 1 है, यहाँ पर मीडियम 2 है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो इस क्षेत्र में हम लोग स्नेल का नियम यूज़ करेंगे। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का μ1 है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल रहे हैं μ2 है। तो फिर हम लोग जो है यहाँ से स्नेल का नियम यूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं जो μ1 साइन आई सी हम लोग लिखेंगे क्योंकि क्रिटिकल एंगल है यहाँ पर इस समय, इज इक्वल टू μ2 साइन आर यहाँ पर इतना है रिफ्रैक्शन, तो इस आर को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 90 डिग्री, और साइन आई सी बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और साइन आई सी साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो साइन आई सी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये रिलेशन हो जाएगा, ये रिलेशन भी चलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम, इसको और अच्छा से लिख देते हैं जैसे साइन आई सी 1 बाई μ1 बाई μ2, इसको हम और लिख सकते हैं साइन आई सी 1 बाई μ1 ऑफ 2। अगर रेयर मीडियम मान लो एयर है तो μ2 हो जाएगा 1, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 को हम लोग मान रहे हैं μ, तब ये रिलेशन क्या होगा, यहाँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन आई सी इज इक्वल टू साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाई μ2 हो गया 1, ये रिलेशन भी लिखना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन विच केस द रिफ्रैक्शन हो जाइए, व्हाट विल बी द चेंज इन फोकल लेंथ एफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ। कॉन्केव मिरर दिया है, फोकल लेंथ एफ है, अगर उसको जल में मतलब वाटर में लेके चला जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका μ है, व्हाट विल बी द चेंज इन फोकल लेंथ एफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ। तो ऐसे हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर मिरर के क्षेत्र में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। वो मिरर वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पर, और लेंस वर्क करता है रिफ्रैक्शन पर। वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फोकस लेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन मिरर में चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि मिरर के क्षेत्र में क्या होता है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकस लेंथ का दोगुना होता है, आर इक्वल टू 2f। तो इसीलिए जो उसका ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए जल में रखा जाए, एयर में रखा जाए, उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन ग्रुप ए में आया हुआ है 4 में, व्हाट आर द माइनॉरिटी कैरियर इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हुआ है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स। मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनॉरिटी कैरियर पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा होल्स। और इसमें और एक क्वेश्चन पूछा है, एट विच टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर। किस तापमान पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हम कल देख लेते हैं सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने पढ़ा रखा है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है, कंडक्शन बैंड ये हो गया कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड उसका ये है, सॉरी कंडक्शन बैंड ये हो गया कंडक्शन बैंड, और नीचे रहता है यहाँ पर वैलेंस बैंड, और दोनों के बीच में रहता है ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहता है मेटल में या कंडक्टर में सब समय, इसलिए इजीली करंट फ्लो होता है इससे। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो होता है एनर्जी गैप Eg, जो कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब सिलिकॉन के क्षेत्र में वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन इजीली एनर्जी पाकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है और करंट फ्लो होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, जिससे रेसिस्टेंस कम हो जाता है और करंट फ्लो अच्छा होता है सेमीकंडक्टर में। और इंसुलेटर में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इसके बीच में जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 6 और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस बैंड, उसके पास एनर्जी अपना एनर्जी होता है लगभग 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने कम एनर्जी में वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर करंट मैंने इंसुलेटर में करंट बिल्कुल ही नहीं हो पाता है।
तो पूछे एट विच टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर पर। तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड में जा ही नहीं पाएगा सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो तब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो अभी हम लोग आज के लिए ग्रुप ए यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।